जय हिंद दोस्तों। तो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन पोएम अपन पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने से पहले हमको जो पोएम है उसकी फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये पोएम जो है वो किस फॉर्म की है, क्या इसका सिस्टम है, क्या इसके अंदर राइम स्कीम है, मीटर है, क्या है। ये सब चीजें हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या फिर कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चीज को हमको समझने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं हम, स्टार्टिंग से। देखिए, ये जो पोयम है ना, ये इसका फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो पोयम है ना, इसका फॉर्म है कि ये एक सॉन्ग है। ठीक है, ये एक सॉन्ग है। अब देखिए, हमको तो इंग्लिश गाने गाने की आदत है नहीं, तो इसलिए हमको ये पढ़ने में सॉन्ग जैसी लगती नहीं है। लेकिन इसको जब लिखा गया था मेन फॉर्म में, तो एज अ सॉन्ग लिखा गया था। ठीक है, इसलिए इस पोएम को क्या माना जाता है, ना कोई ये एलिजी है, ना कोई ये ओड है, ना बैलेड है। ये एक फॉर्म किस क्या है, इसका सॉन्ग की फॉर्म में ये पोएम लिखी गई है। अब इसका जो मीटर है वो क्या है। तो ये जो पोएम है ना, इसके अंदर कोई फिक्स मीटर नहीं है, कोई भी फिक्स मीटर नहीं है। इसके अंदर हमने पढ़े थे, हर एक जो स्टेंजा है उसके अंदर 9 लाइन्स हैं, है ना। और हर एक लाइन में मतलब 4 लाइन में अलग है, फिर 2 में अलग है, फिर 1 में अलग है। वो हम चीज़ अभी देखेंगे, हम पोएम देखेंगे तब। तो मतलब जो सिलेबल्स हैं वो सब में डिफरेंट हैं। तो इस पोएम का कोई भी फिक्स मीटर नहीं है, कोई भी फिक्स राइम स्कीम इस पोएम की है नहीं है। तो इसके बाद में अब आती है बात इस पोएम की थीम की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपसे कहीं भी एग्जाम में पूछी जाएगी, आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पोएम की थीम क्या है। तो इस पोएम को जब हमने पढ़ा है तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज समझी है वो ये है कि पोइट जो है ना, वो पूरी दुनिया घूम लेता है लेकिन उसको कहीं भी क्या नहीं मिलती है, एक ऐसी वुमेन जो कि क्या हो, ईमानदार हो, साथ ही साथ में वो बहुत ज्यादा सुंदर हो। तो इसकी थीम क्या है कि उन वुमेन की जो इनफिडेलिटी है, जो महिलाओं की बेवफाई है, वो इस पोएम की मेन थीम है। उस थीम को सोच करके इस पोएम को लिखा है पोइट ने कि जो महिला है, कभी भी इस संसार में किसी भी इंसान को एक ऐसी महिला नहीं मिल सकती जो कि कैसी हो, सुंदर भी हो और ईमानदार भी हो। तो ये इसकी मेन थीम है। इसके बाद जो ये पोयम है, इसके अंदर बात आती है सिंबल्स की। तो पोयम के अंदर बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। और वो सिंबल्स कौन कौन से हैं, देखिए। जैसे तो इसकी फर्स्ट लाइन के अंदर ही है कौन सा, फॉलिंग स्टार। यहाँ पर लिखा हुआ भी है फॉलिंग स्टार। अब ये जो फॉलिंग स्टार सिंबल इस्तेमाल किया गया है, ये क्यों किया गया है। हमने स्टार्टिंग की 7 जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट स्टेंजा में, 7 इम्पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं, 7 ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब ढूंढ पाना, जिनको प्रैक्टिकली काम करवाना या फिर प्रैक्टिकली जिनको अप्लाई करना इम्पॉसिबल है। तो उस तरह के 7 इम्पॉसिबल वर्क्स उसमें दिए गए हैं फर्स्ट स्टेंजा में। ठीक है, अब वो 7 इम्पॉसिबल वर्क्स कौन कौन से हैं, देखिए हमने पहले भी देखा था कि भाई एक तो टूटते हुए सितारे को पकड़ना, एक दूसरा है एक ऐसा बच्चा पैदा करना जिसकी शक्ल कैसी हो, इंसान के जैसी हो, लेकिन वो बच्चा बना हुआ किसका हो, मैंड्रेक जो पौधा है उसकी जड़ का। तीसरा है बीते हुए समय का पता लगाना। चौथा है जो शैतान है उसके पैरों में चीरा लगाना। पांचवा है जल परियों का गाना सुनना। छठा है ईर्ष्या से दूर रहना। और सातवां क्या है, एक ईमानदार व्यक्ति जो कि बहुत आगे बढ़ा हो, मतलब जिसने तरक्की की हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढना। तो ये 7 क्वेश्चन इसमें जो इम्पॉसिबल क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सभी एक सिंबल है किस चीज का, सिंबल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। हाउ मच इम्पॉसिबिलिटी, जो इम्पॉसिबिलिटी वो कंपेयर किस चीज से की गई है, वो कंपेयर की गई है इस चीज से कि जिस प्रकार ये सातों चीजें करना नामुमकिन है, उसी प्रकार से एक ईमानदार और वफादार जो महिला है, जो स्त्री है, प्रेमिका है, उसका ढूंढना भी, उसका पाना भी नामुमकिन है। इसलिए ये सातों चीजें किस चीज के रूप में है, एक तरीके से सिंबल्स के रूप में है। तो सिंबल्स का बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है इसकी फर्स्ट लाइन में। अब देखिए, हम मीटर की बात कर रहे थे। तो अब जब हम इस पोयम के अंदर देखिए, मीटर्स को आप कैसे काउंट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है सिलेबल्स से काउंट करते हैं। सिलेबल्स क्या होते हैं, जहाँ पे वोवल साउंड आता है। तो अब देखिए, पहली चीज गो, फिर दूसरी एंड, फिर कैच, अ, फॉर, रिंग, ओ की आ गई आवाज और इंग की आ गई आवाज और स्टार। तो इसमें कितने सिलेबल हो गए,
इसमें हो गए हैं 7 सिलेबल। ठीक है, आपसे इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इसका मेटेरिकल फॉर्म क्या है। अब इसमें कोई फिक्स मेटेरिकल फॉर्म तो है नहीं कि आप कहते हैं आयम्बिक पेंटामीटर है, टेट्रामीटर है या हेक्सामीटर है। लेकिन इसमें सिंबॉलिकल फॉर्म जो है वो सबके अलग अलग हैं। सबका जो मीटर्स हैं, जब सबके जो क्या हैं, जो जो सिलेबस हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। अब सिलेबस मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया। अब इसी तरह से दूसरी लाइन में गेट, इसमें वोवल साउंड ए का है, फिर विद, फिर चाइल्ड इसमें आई का है, फिर ए, मैन, ड्रे ए, और रूट, इसमें भी 7 सिलेबस हो गए आपके। ठीक है, और ये जो सिलेबस है ना, ये आपने शायद फर्स्ट ग्रेड के आप अभ्यर्थी हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो आपने ज़रूर से पढ़ा होगा। जो फोनेटिक्स हैं, फोनेटिक्स के टॉपिक में आपको फोनेटिक सिंबल जो हैं वो बताए जाते हैं। उसी आधार पे लिटरेचर का जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, जिसमें वॉइस और सिलेबल्स और मीटर के संबंध में स्टडी की जाती है, वो उसी चीज़ से जज की जाती है। इसी तरीके से तीसरी लाइन में टेल, मी, वेयर, अब यहाँ पे ई आर ई ये एक ही साउंड है। ठीक है, अब आप इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो वेयर लिखेंगे, यहाँ पे एक ही साउंड आ रहा है वोवल का, एक ही मात्रा में, तो इसको एक ही सिलेबल काउंट किया जाएगा। ऑल, पास्ट, ईयर्स, आर, यहाँ पे फिर से 7 सिलेबल हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में 7 सिलेबल हैं, जैसे कि और, हु, क्राफ्ट में ए, द, डे और विल, इसमें 2 आ गए, और फिर फुट, इसमें 7 आ गए। लेकिन जो अगली 2 लाइन है ना, नेक्स्ट 2 लाइंस, इनके अंदर कितने कितने सिलेबल हैं, इनके अंदर अंदर इसमें तो 8 हैं, और इसमें कितने हैं, इसमें 7 हैं फिर से। अब और इन दोनों में तो 2 2 हो गए, अभी कैसे हुए हैं अभी अपन देखेंगे। और जो लास्ट वाली लाइन है, इसमें फिर से 8 आ गए। अब 8 कैसे हैं देखिए, इसमें पहला तो है टीच, ई की मात्रा, ई की जो साउंड है वो, फिर मी, फिर टू, हियर, 4 हो गए, मर, मेड्स, 5 और 6, फिर सिंग और गिंग, 7 और 8, इसमें 8 हो गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर और, टू, कीप, ई आ गई, ऑफ, एन वी। अब यहाँ पे देखिए वोवल साउंड तो है, पर वोवल का सिंबल नहीं है। ठीक है, इसलिए सिंबल भी होना बहुत जरूरी है। ये तभी जाकर के उसको क्या काउंट किया जाता है, एक सिलेबल काउंट किया जाता है। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर स्टिंग और फिर गिंग, तो इसमें भी कितने हो गए, 7 हो गए। फिर एंड, फाइंड, यहाँ पर 2, वॉट, विंड, यहाँ पर 2, और उसके बाद में सर्व्स, टू, एड, वांस, एन, ओ, नेस्ट, माइंड, इस तरीके से इसमें कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। तो ये ही इसके जो तीनों के तीनों स्टेंजा हैं नॉन लाइन के, उन सब के अंदर सेम ही फॉर्म चलता है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसके जो मीटेरिकल कंपोजिशन है उसका डिस्कशन करते हैं। अब इसके बाद में ये जो पोयम है, इसके अंदर जो राइम स्कीम है ना, राइम स्कीम कई बार पूछी जाती है कि भाई क्या है राइम स्कीम है, क्योंकि अब फर्स्ट ग्रेड में है तो वो इस हिसाब से जज करते हैं, इस हिसाब ये सब मान के चलते हैं कि जो स्टूडेंट है ना, उसने पोयम को याद किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने आपके सिलेबस में दी हुई 8 9 पोयम है टोटल। तो वो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो पोयम को अच्छे से याद करे, इसलिए वो राइम स्कीम पूछ लेते हैं कई बार। तो इसकी राइम स्कीम देखिए, ए बी, ए बी, सी, सी, डी, 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 ये इसकी फिक्स राइम स्कीम है। स्टार, रूट, अब ये स्टार के साथ में कौन मिलता है, आर, और रूट के साथ में फुट। फिर उसके बाद में स्टिंगिंग, सिंगिंग और स्टिंगिंग, सी सी हो गया। फिर फाइंड, वाइंड और माइंड, ये इसकी क्या हो गई है, राइम स्कीम हो गई है। अब इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको कि एग्जाम में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वो चीज है इस पोएम के अंदर कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच। अब है ना, हर पोएम के अंदर आपको एलिट्रेशन, एजोनेंस, ये सब तो मिल ही जाएगा। ये बड़े कॉमन सी चीज है, जैसे आपने वेस्ट विंड पढ़ी होगी तो ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। अब इसकी स्टार्टिंग की 3 लाइनों में डब्ल्यू का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। डब्ल्यू आ रहा है मतलब एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन और एजोनेंस जैसे जो फिगर ऑफ स्पीच है बड़े कॉमन है, और ना ही ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, एलिट्रेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है वो अपन डिस्कस करेंगे। अब है ना, क्वेश्चन बनने लायक फिगर ऑफ स्पीच देखिए, फर्स्ट लाइन में यूं तो हम इसको क्या मान सकते हैं कि जो एल्यूजन है ना,
वो इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। एक फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है? एल्यूजन। अब एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर किन्हीं फोकलोर से, फोकलोर मतलब दंत कथाएं, या फिर किन्हीं धर्म ग्रंथों से, रिलीजियस बुक्स से कोई कॉन्सेप्ट उठा करके और उसका यूज करते हुए, उसका रेफरेंस लेते हुए लाइंस में डाला जाता है। ठीक है, किस में डाला जाता है? पोएम की लाइंस में डाला जाता है, उनको बोलते हैं एल्यूजन। अब जैसे इसकी जो सेकंड लाइन है कि गेट अ चाइल्ड विद अ मैंड्रेक रूट, तो मैंड्रेक रूट एक दंत कथा, जो मैंड्रेक है एक दंत कथा, एक फोकलोर से लिया गया रेफरेंस है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पर है आपके एल्यूजन। ये एक काल्पनिकता है। ठीक है, कभी ऐसा बच्चा नहीं हो सकता है जो कि एक लकड़ी से पैदा हुआ हो और मानव के साथ में पैदा हुआ हो। ठीक है, तो ये जो कल्पनाएं हैं, जो दंत कथाएं हैं, जो फोकलोर्स हैं, आम जनता के द्वारा एक दूसरे को सुनाई जाती हैं मनोरंजन के उद्देश्य से, वहां से ये एक रेफरेंस लिया गया है। इसी तरीके से ये जो चौथी लाइन है, डेविल के फुट में चीरा लगाने वाली बात, अब ना तो आपने कभी डेविल देखा, ना ही कभी डेविल का पांव देखा। अब ऐसा कहते हैं कि जो डेविल के पैर होते हैं ना, वो उल्टे होते हैं और दो टुकड़ों में बटे होते हैं। आपने शायद हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा कि दो टुकड़ों में बटे हुए होते हैं डेविल के जो पैर होते हैं। तो ये यही कहता है कि डेविल के पैर में किसने चीरा लगाया। अब ना तो आपने डेविल देखे हैं, तो ये सिर्फ एक इमेजिनरी स्टोरीज हैं, एक दंत कथाएं हैं, फोकलोर्स हैं, उसमें से दिया गया एक रेफरेंस है। तो इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें भी एल्यूजन ही है। और इसके बाद में मरमेड, आपने कभी कोई मरमेड देखी है क्या? हकीकत में आधी महिला हो और आधी कैसी हो? मछली हो। तो ये भी एक कैसा है? काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, काल्पनिक कैरेक्टर है। इसके अंदर भी क्या है? एल्यूजन का ही इस्तेमाल किया गया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में डोमिनेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? एल्यूजन। इसके बाद में जो ये सेकंड नंबर का पैराग्राफ है, इसके अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है वो इस लाइन में है, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स। अब 10,000 डेज एंड नाइट्स के अंदर कितने साल हो जाएंगे? लगभग 30 साल के आसपास तो हो ही जाएंगे, है ना। तो 30 साल के आसपास हो जाने के लिए, और 30 साल में क्या कहता है कि राइड करते जाओ। अब राइड कहीं पे करोगे? बाइक पे करोगे, कार पे करोगे, या हॉर्स पे करोगे? अब वैसे मेन तो राइड का जो कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है वो किससे लिया जाता है? हॉर्स से लिया जाता है या फिर बाइक से लिया जाता है। तो दुनिया में है क्या कोई ऐसा हॉर्स या बाइक जो लगभग 30 साल तक, 10,000 डेज एंड नाइट्स तक चल सके? तो ये जो पोइट है उसने इसकी बहुत ज्यादा क्या की है? अतिशयोक्ति की है, बहुत ज्यादा क्या की है? हाइपरबली की है। तो इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबली। कि भाई 10,000 दिन और रात घूम लो। मतलब इससे सेंस क्या है कि तुम चाहे जितना लंबा, चाहे जितना लंबा, जितने दिन चाहे घूम लो, जितने दिन चाहे ढूंढ लो, कहीं भी हो आओ, कितना भी घूम लो, लेकिन तुम एक ऐसी औरत को नहीं ढूंढ सकते जो कि क्या है? ट्रू है और फेयर है। तो इस पैराग्राफ में, इस स्टेंजा में जो फिगर ऑफ स्पीच है इसी लाइन के अंदर है, जो कि कौन सा है? हाइपरबली है, 10,000 डेज एंड नाइट्स में। और इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है उसका, जो आपको अगर पूरा ही पैराग्राफ दे दिया गया आपके ग्रेजुएशन के पेपर में या पोस्ट ग्रेजुएशन पेपर में, और आपसे पूछ लिया गया कि मोस्ट डोमिनेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, तो इसके अंदर भी सबसे ज्यादा डोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच क्या है? हाइपरबली है। क्योंकि ये इसी बात को कहता है कि पहले तो तुमको एक ईमानदार औरत मिलेगी नहीं, और अगर मिल भी गई तो भी उसको मिलना कैसा होगा? एक धार्मिक तीर्थ यात्रा जैसा होगा। कैसा होगा? तीर्थ यात्रा जैसा होगा। मतलब कितना बड़ा चढ़ा कर कहा गया है कि कितना, लगभग कितना नामुमकिन है ये चीज को ढूंढना कि भाई अगर कोई मिल जाए तो उसको तीर्थ यात्रा जैसा होगा। और फिर भी भाई इतना ज्यादा हाइपरबली किया है कि अगर तुमको मिल भी गई ना, तो तुम एक लेटर लिखने बैठोगे, आधे घंटे में तुम एक लेटर लिखोगे, 1 घंटे में, जितना भी टाइम में तुम लिखोगे, हो सकता है वो ईमानदार रहे, लेकिन वो लेटर, भाई एक लेटर को पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगेगा? 2 दिन, 3 दिन। तो भाई 2-3 दिन में तुम्हारा जो लेटर पहुंचेगा ना, तब तक वो 2 या 3 प्रेमियों के साथ में बेवफा हो जाएगी तुम्हारे प्रति। तो इसको भी एक बहुत ही ज्यादा हाइपरबली स्टेटमेंट कहा गया है, बहुत ही ज्यादा अतिशयोक्ति से भरा हुआ दिखाया गया है, महिलाओं को कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया है पोइट ने। इसलिए इसके अंदर क्या है? हाइपरबली समझा जाता है, समझा क्या जाता है? हाइपरबली ही है। तो इतना ही, एक देखिए ज्यादा बड़ी पोएम है नहीं, इसका इतना ही
क्रिटिकल एप्रिसिएशन बनता है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर, टीजीटी या पीजीटी एग्जाम्स के अंदर। इसके अंदर से मेन तो जो फैक्ट हैं, लाइंस हैं, उनसे चीज़ पूछी जाती है, या फिर पूछा जाता है क्या, इसका फिगर ऑफ स्पीच। तो वही चीज़ है, मैंने आपको बता दी ये सब चीज़ें। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।